सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सत्यार्थ प्रकाश की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। सत्यार्थ प्रकाश के अंतर्गत हम दसम समोल्लास के ऊपर विचार कर रहे हैं। दसम समोल्लास का जो विषय है वो है आचार अनाचार भक्ष्य और अभक्ष्य। आचार का मतलब होता है व्यवहार, कैसा हमें दूसरों के साथ व्यवहार करना चाहिए और खुद के साथ भी हम कैसा व्यवहार करें। कई बार हम खुद के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो ये सब कुछ चाहे हम स्वयं के साथ करें अथवा दूसरों के साथ करें, ये सब कुछ क्या होता है, व्यवहार होता है। विपरीत आचरण करना ही उसको अनाचार कहा जाता है। और भक्ष्य में क्या हमें खाना है, क्या ग्रहण करना है, और अभक्ष्य में होता है क्या नहीं खाना है, ठीक है। इसको ही, इन विषयों को केंद्र में रखते हुए इस दसम समोल्लास के ऊपर विचार हम कर रहे हैं। तो कल जो हमारा विषय चल रहा था वो यही था कि हम जो कुछ भी खाते हैं उसकी हम अच्छी तरह से परीक्षा करके खाएं, उसको जांच लें, उसको परख लें, वो हमारे लिए कितना उचित है और कितना अनुचित है, कितना शुद्ध है, कितना अपवित्र है। सब कुछ हमें विचार कर लेना चाहिए। दूसरा एक और दृष्टिकोण है भोजन आदि के विषय में कि भोजन जो होता है वो कुछ भी खाने का नहीं होता है। हमें देखना होता है कि हमारे शरीर की प्रकृति कैसी है। हमारे शरीर की प्रकृति पित्त है, वात है, कफ है। जैसा कि आपने सुना होगा कि आयुर्वेद के अनुसार हम सबके शरीर की जो रचना है वो वात पित्त कफ से ही शरीर बना है। लेकिन अब आप कहेंगे जी वात पित्त कफ के कारण ही तो रोग होता है। तो होता तो है, लेकिन शरीर हमारा बना है वात पित्त कफ से। लेकिन जब इनमें असंतुलन हो जाता है, इनमें किसी प्रकार की कोई विकृति आ जाती है, तो हमारे शरीर में क्या होता है, रोग उत्पन्न हो जाते हैं, है ना। कफ अगर विकृत हो जाए, है ना, पित्त अगर विकृत हो जाए, वात अगर विकृत हो जाए, तो क्या होता है, शरीर में अनेकों प्रकार के रोग होते हैं। अब किसी ने कहा कि भाई ये वात पित्त कफ के कारण शरीर में रोग होते हैं, तो कोई ऐसा उपाय नहीं है कि हम इन वात पित्त कफ को ही निकाल के फेंक दें। तो ये थोड़ी सी बात सुनने में अजीब लगता है ना, हंसी आती है सुन करके कि जो नहीं जानते हैं वो ऐसा कहते हैं कि भाई वात पित्त कफ जो होता है वो शरीर का आधार है, ठीक है। उसको संतुलित करने का विधान है आयुर्वेद में कि उसको हम संतुलित करें। तो उसके लिए सबसे पहले आयुर्वेद में क्या बताया गया है कि जिन कारणों से इनमें विकार आते हैं, जिन कारणों से इनमें विकृति आती है, उन कारणों को रोकें, ठीक है। जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हम खाते हैं तो उससे हमारा कफ बिगड़ जाता है या बढ़ जाता है ज्यादा। आपको पता है संसार जो होता है ना, संसार जो चल रहा होता है ये संतुलन में चलता है। किसी चीज का अगर संतुलन बिगड़ जाए तो वो चीज क्या होती है फिर, हमारे लिए
दुखदाई हो जाती है। जैसे कि आप कार में बैठकर यात्रा करते हैं, किसी भी वाहन में आप बैठकर यात्रा करते हैं, तो अगर उसकी गति, उसकी स्पीड एक लिमिट में है, एक सीमा में वो दौड़ रही है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको खतरा भी नहीं होगा, कम होगा। लेकिन अगर वो अपनी गति से कुछ ज़्यादा ही दौड़ रही हो तेज़, ठीक है? तो ये क्या हो गया? असंतुलन हो गया, यानी खतरा अब बन चुका है या बन सकता है, ठीक है? ऐसे ही होता है खान-पान में कि हमें एक तो सबसे पहले पता होना चाहिए, जैसे कि पुराने समय में माताओं को विशेष रूप से पता होता था कि भोजन कैसा होना चाहिए, भोजन में हमें किन-किन औषधियों का प्रयोग करना है, कब कब और किन-किन मौसम में हमें क्या-क्या खाना है। तो परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहा करते थे, किसी वैद्य के पास, किसी अन्य डॉक्टर के पास ज़्यादा प्रायः जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन अब थोड़ा-सा कुछ भी छींक भी हो जाए तो भागता है व्यक्ति डॉक्टर के पास, उसके पास इलाज ही नहीं है। अधिकांश चिकित्सा घर में हो जाती थी, ठीक है? जो स्त्री वर्ग है, उसको पता होता था, वो चीज़ उसको सिखाई जाती थी बचपन में ही, चाहे वो स्कूल मतलब गुरुकुलों में जैसे भी होता है, कि चिकित्सा शास्त्र भी हमें पता होना चाहिए। हम पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर ना रहें। थोड़ी समस्या आई भागे दौड़ करके, यही होता है ना आजकल। बुखार आ गया तो डॉक्टर, छींक आ रही तो डॉक्टर, नाक बह रहा है तो डॉक्टर। हमारे पास कुछ नहीं है, हमको पता नहीं। तो ये सब क्या होता है, एक तो हमें ये नहीं पता है कि हमें खाना क्या है, क्या नहीं खाना है, कौन-सी चीज़ हमारे अनुकूल है और कौन-सी चीज़ हमारे प्रतिकूल है, ठीक है? इस चीज़ का अभाव है। उसके लिए हमें अपने ज्ञान का वर्धन करते रहना चाहिए। तो वही बात यहाँ पे इन्होंने कही है कि कोई भी जो पदार्थ होता है वो हमारे लिए अनुकूल भी हो सकता है और प्रतिकूल भी हो सकता है। उदाहरण के लिए जैसे आपका कफ बिगड़ चुका है, ठीक है? कफ में विकृति आ गई है, असंतुलन आ गया है, तो आपको क्या नहीं खाना चाहिए? जैसे ठंडी चीज़ें नहीं खानी है, दूध नहीं खाना है, दही नहीं खानी है ना? कफ बढ़ाने वाली जितनी भी वस्तुएँ हैं नहीं खानी, मिठाई नहीं खानी, ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसे ही पित्त बढ़ जाए तो क्या नहीं खाना चाहिए? गरम चीज़ें नहीं खानी चाहिए, जैसे कि मिर्ची हो गई तेज़, मसाले हो गए, हल्का सादा भोजन, जो सात्विक भोजन है वो ग्रहण करना चाहिए। ऐसी वात में है, वात बढ़ गया तो हमें वात प्रधान जो चीज़ें हैं, उसका ग्रहण नहीं करना है। तभी जा कर के क्या होता है, शरीर में वो जो विकृति आई है, उसको शांति मिलती है और फिर उसको हम औषधि लेकर के उसको वहीं रोक देते हैं, उसको आगे नहीं बढ़ने देते। तो ये है चिकित्सा, यही है अ, भक्ष्य का जो व्यवहार है, अभक्ष्य का जो व्यवहार है, वो सब हमें जानना चाहिए, ठीक है। अब एक और बात जो पूर्व पक्षी ने परोक्ष रूप से कहा कि जो अदृष्ट में दोष नहीं मानते। जैसे किसी ने पूछा कि भई सामने तो दिखता है कि ये चीज़ कोई व्यक्ति है, कोई चीज़ ला के हमें देता है, सामने से तो हमें पता नहीं चलता ना कई बार। सामने से तो चलो हम देख भी लेते हैं, अगर वो परोक्ष रूप में चीज़ें हमारे सामने आती हैं, तो हमें पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है, क्या उस कैसे बनाया गया उसको। तो उसके लिए कहा कि अदृष्ट में दोष नहीं मानते तो भंगी व मुसलमान अपने हाथों से दूसरे स्थान में भंगी और मुसलमान जो है अपने हाथों से दूसरे स्थानों में चीज़ों को बना करके आके देवें, तो क्या हम खा लेंगे? नहीं खाएँगे ना, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ये व्यक्ति कैसा है, ये चाहे कैसे भी बनाएगा, इसकी भावना कैसी है, इसका व्यवहार कैसा है, ये कैसे खाता है, कैसे पीता है, सब कुछ हम जानते हैं, इसलिए उसके हाथ का बना हुआ नहीं खाते, ठीक है? तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी आ जाए तो बस खा लें, वो चीज़ हमें पता होनी चाहिए। इसीलिए कई बार क्या होता है कि जब हम आयुर्वेद को पढ़ते हैं, चरक शास्त्र को पढ़ते हैं, तो हमारी बुद्धि चलती है। फिर हम बाज़ारों में जा कर के कई बार हम बहुत हमें सोचना पड़ता है कि कहाँ खाना है, कहाँ नहीं खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ठीक है? तो इतना विचार करना पड़ता है। लेकिन जिसके पास
उस प्रकार की बुद्धि का स्तर नहीं है, वो तो कहीं भी कुछ भी खाएगा और बीमार पड़ता है फिर, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, मेरी बात कुछ विशेष बात हो, मतलब बातों में कुछ विशेषता छिपी होती है, वो ये है कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कहीं कुछ बाहर नहीं खाया तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं। कल को आप कोई भी कह सकता है कि भैया गुरुकुल के जो आचार्य लोग होते हैं वो तो ज़्यादा बाहर खाते नहीं, फिर भी बीमार क्यों पड़ जाते हैं? बीमारी के दूसरे कारण भी हो सकते हैं ना, एक कारण थोड़ी होता है। वायरल फीवर होते हैं, उसमें हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम चीज़ें भी आ जाती हैं कई बार, तो वो एक अलग स्थिति है। पर ये जो है खाने-पीने का, वो ये प्रसंग वहाँ ये चल रहा है कि हम सावधानी रखें, ठीक है? अब आगे कहते हैं कि मुसलमान, ईसाई आदि मद्य मांसाहारियों के हाथ का खाने में आर्यों को भी मद्य, मांस आदि खाना-पीना अपराध पीछे लग जाता है। कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि जो व्यवहार जिनके साथ हमारा उठना-बैठना होता है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो उनकी बुराइयों को ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन अधिकांश ऐसा हो जाता है कि जैसी होती है संगत, वैसी होती है रंगत। सुना है ना कहावत? कि जैसी संगति हम करते हैं, उसके अनुसार हमारे चाल-ढाल हो जाते हैं, ठीक है? वो 1 आध 2 छोड़ दीजिए, अपवाद की बात नहीं कर रहा हूँ, कि जो कीचड़ में रह कर के भी कमल के समान रहता हो, वो कुछ ही लोग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, संगति का असर पड़ता ही है, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे कहा कि उनके हाथ का बना खाना-पीना करते हैं, उनके बीच में रहते हैं, तो उस वो जो बुरी आदत है, कहीं न कहीं हमारे पीछे लग जाती है। परंतु आपस में आर्यों का एक भोजन होने में कोई भी दोष नहीं दिखता है। आर्य लोग आपस में खाएँ-पिएँ, व्यवहार करें, तो उनमें दोष नहीं दिखता। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आर्य क्या होता है वास्तव में, शुद्ध शाकाहारी होता है। देखिए, अब इसमें भी एक अपवाद है। कुछ ऐसे भी हैं, लुक-छिप करके खाने वाले अभी तक छोड़ नहीं पाए हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि 100 में 2-3 हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है ना? कुछ ऐसे होते हैं, सिगरेट पीते भी हैं, जाते हैं आर्य समाज में, हवन करते हैं, लेकिन बाहर आकर सिगरेट पिएँगे वो। ऐसे लोगों को 100 में 1 आध को देखा गया है, ठीक है? लेकिन ज़्यादातर होते नहीं हैं ऐसे। जिसकी बुद्धि बिल्कुल खराब होती है, समझ नहीं पाता है, वो व्यक्ति ऐसा करता है, ठीक है? तो इसलिए आर्यों का जो भोजन होता है वो एक होता है, उनके विचार एक जैसे होते हैं, उनके स्वभाव लगभग एक जैसे होते हैं, तो उनके बीच में खाना-पीने में कोई दोष नहीं है। जब तक एक मत, ध्यान दीजिएगा इस बात को अंडरलाइन करिएगा, जब तक एक मत का मतलब क्या होता है? जैसे कि घर परिवार में पहले देखिए कि घर परिवार में भी अगर अलग-अलग मान्यताओं वाले, अलग-अलग विचारों वाले लोग हों, तो खींचातानी होती है ना आपस में कई बार। एक मजबूरी होती है कि सामने वाले का अब कोई विकल्प है नहीं है, मजबूरी में उसको सहन करना, वो अलग चीज़ है। लेकिन अगर विचारों में मतभेद है, तो खींचातानी होती है, ठीक है? अब घर में ही मान लीजिए कि एक निकल गया साकार ईश्वर की उपासना करने वाला और एक निकल गया निराकार को मानने वाला। तो अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो ठीक है, लेकिन नहीं है तो होता है, फिर झगड़े हो जाते हैं कई बार। खाने-पीने के विषय को लेकर के हो जाता है। तो उसको कहा कि जब हम एक मत होते हैं, चाहे परिवार में हो, समाज में हो, राष्ट्र में हो, कहीं भी हो, किसी भी वर्ग विशेष में हों, एक मत, जब तक एक मत, एक हानि लाभ, एक सुख-दुःख परस्पर न माने, तब तक उन्नति होना कठिन है। देश की उन्नति भी तभी होगी जब यहाँ पर एक विचारधारा वाले लोग होंगे, ठीक है? देश की उन्नति का मतलब ये होता है कि देश अपने पुराने गौरव को प्राप्त करे, अपने पुराने इतिहास को, जो अपना वैदिक इतिहास है। विश्व गुरु हम क्यों थे? विश्व गुरु हम इसलिए थे कि हमारे पास क्या था? आध्यात्मिक ज्ञान विज्ञान से हम संपन्न थे, इसलिए विश्व गुरु थे हम, ठीक है ना? तो वो चीज़ तभी आ सकती है जब एक विचारों वाले लोग होंगे, जब अनेक विचारों वाले लोग होंगे, झगड़े होंगे फिर तो।
तो एक मत, एक हानि, एक लाभ, एक सुख दुख परस्पर न माने तब तक उन्नति होना बहुत कठिन है। परंतु केवल खाना पीना ही एक दूसरे से सुधार नहीं हो सकता। स्वामी जी साफ लिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे कि केवल खाना पीना सुधार ले तो इतना से पर्याप्त नहीं है। इतने सुधार नहीं होता है तो कैसे होता है? किंतु जब तक बुरी बातें नहीं छोड़ते और अच्छी बातों का स्वीकार नहीं करते, तब तक बढ़ती यानी उन्नति के बदले क्या होती है? अवनति होती है, हानि होती है, नुकसान होता है। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है पता है आपको? सबसे बड़ी चीज़ होती है विचारों का तालमेल होना। एक भाई का एक बहन के साथ, एक माता-पिता के साथ, पति का पत्नी के साथ, गुरु आचार्यों का आपस में, ठीक है? विद्यार्थियों के साथ, जब तक एक संतुलन विचारों का एक समन्वय नहीं होता है, तब तक उन्नति नहीं होती है। जैसे आप सभी बैठे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि जो चीज़ें जो सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं, वो हमारे जीवन की उन्नति से जुड़ा हुआ है। इस वर्तमान जीवन की उन्नति से जुड़ा हुआ है और हमारे अगला आने वाला जो जीवन होगा, उसके साथ भी जुड़ा हुआ है। हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है, हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, हमारे देश के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया? हमारी और आपकी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई, यानी इसको हम कहेंगे विचारों का एक समन्वय हो गया। तभी आप बैठे हैं, सुन रहे हैं और तभी मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन अगर ये समन्वय ना हो, ना तो आप सुन पाएँगे, ना मैं सुना सकता हूँ। यही यही नियम हर जगह लगेगा, पूरे देश में हर जगह लगेगा, परिवार में भी यही नियम लगता है। मान लीजिए कि पत्नी है, उसकी बातें कितनी ही अच्छी हो, लेकिन अगर पति अड़ियल है, उसको लगता है कि ये पत्नी है, इसको क्या आता है, इसको कुछ नहीं आता, ये कुछ नहीं जानती है, ये क्या हमें बताएगी? तो वो कितनी ही अच्छी बात पत्नी कहे, पति नहीं सुनेगा। ऐसी पत्नी अगर अड़ियल हो, ठीक है ना? अपने आप पे एक अभिमान विशेष हो, अच्छी खासी वेल एजुकेटेड हो, तो उसको अहंकार हो जाता है कई बार, पुरुष को भी होता है। पर स्त्री को कभी ज़्यादा हो जाता है ना, अगर वो संस्कारी नहीं है। भई हम तो बहुत ज़्यादा जानते हैं, ये क्या बताएँगे हमें? तो यहाँ क्या होता है, गृहस्थ का जो जीवन होता है, टूटना शुरू हो जाता है फिर वहाँ। क्योंकि आपस में विचारों का तालमेल फिट नहीं बैठ रहा वहाँ। वो कहेगी नहीं हम भी 1 लाख रुपए कमाते हैं, तुम क्या कमाओगे? तुम जितना पढ़े हो हम भी उतना पढ़ी मैं भी उतनी पढ़ी हूँ। तुम 1 लाख रुपए कमाते हो, मैं भी 1 लाख रुपए कमाती हूँ। तो मैं किस बात में तुमसे दबूँ? दबने का कोई प्रश्न ही नहीं है। वो सुनेगी नहीं एक बात भी पति की। तो ऐसे में क्या होता है, खत्म हो जाता है सब कुछ, बचता नहीं है। ठीक है, खींच-तान करके गाड़ी ले जाना गृहस्थ का, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं टिकता वो, चलता रहता है अंदर, सुलगती रहती है, कुछ धुआँ निकलता रहता है अंदर-अंदर, तो वो कोई जीवन थोड़ी है। उसके लिए ही यहाँ पे कहा कि बढ़ती के बदले क्या होती है, हानि होती है, उस व्यक्ति की अवनति हो जाती है। गृहस्थ जीवन इसलिए नहीं होता है कि जा कर के घुट-घुट के जिएँ वहाँ। गृहस्थ जीवन होता है एक प्रेम के साथ, एक समन्वय के साथ, एक समर्पण भाव के साथ जीना। एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हुए जीना। पति पत्नी का आदर करेगा, पत्नी पति का आदर करेगी, दोनों एक दूसरे का सम्मान करेंगे। दोनों एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए जिएँगे, तब जाकर के वहाँ उन्नति होती है। आर्यावर्त में विदेशियों का राज्य होने के कारण, हाँ जी, आर्यावर्त में विदेशियों का राज्य होने के कारण आपस की फूट, सबसे बड़ा दोष, आपस में वैमनस्य, आपस में फूट, आपस में विचारों का तालमेल न होना, मतभेद, ब्रह्मचर्य का सेवन न करना, विद्या का पढ़ना-पढ़ाना समाप्त हो जाना, बाल्यावस्था में अस्वयंवर विवाह कर देना। अस्वयंवर का मतलब क्या होता है? जिसमें लड़की की अगर शादी हो रही है, लड़की भाई जिनका विवाह हो रहा है, साथ में तो उनको रहना है ना, माता-पिता थोड़ी रहना है साथ में। जिनके साथ जिनका व्यवहार हो रहा है, विवाह होने जा रहा है, वो आपस में एक-दूसरे को जानने चाहिए, अच्छी तरह से समझने चाहिए। उनके विचार मिलने चाहिए, पसंद होने चाहिए।
लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी चली हैं, आज भी कहीं-कहीं चलती हैं कि माता-पिता बोला नहीं, हमें जो पसंद है वही तो उसी से तुमको करना है। तो हो सकता है कि वो मजबूरी में या जो भी है, इस तरह से वो कर भी ले, तो वहाँ कहाँ सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो इसलिए जिसको करना है, उसको उस चीज़ समझ में आनी चाहिए कि हाँ, ये व्यक्ति हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ये हमारे जीवन के लिए अच्छा है, ये आगे हमारे लिए अच्छा ही होगा, ठीक है? तो वो चीज़ें हैं यहाँ। तो इसलिए कहा कि बाल्यावस्था में जो अस्वयंवर लड़की ने चुना नहीं, लड़के ने चुना नहीं, ज़बरदस्ती उसके विवाह कर दिए, ये गलत है। और विषयासक्ति, विषयों में आसक्ति होना, मिथ्या भाषण करना, झूठ बोलना और कुलक्षण, कुलक्षण आप समझते हैं क्या होता है? कु का मतलब होता है खराब और लक्षण का मतलब लक्षण, कोई विशेष व्यवहार, खराब लक्षणों का होना, ठीक है? अब मुझे नहीं पता है, आप लोग बताइएगा बाद में, मैंने सुना है, मुझे उतना पता नहीं व्यवहार का तो मुझे कुछ ख़ास अंतर दिखता नहीं है, पर कई बार कहा जाता है ना कि जो स्त्री होती है, अगर उसकी आँखें भूरी हैं, तो उसको अच्छा व्यावहारिक दृष्टि से अच्छा नहीं माना जाता है, वो कितना सही है वो कह नहीं सकते उस विषय में। और किसी का माथा अगर चौड़ा हो, किसी स्त्री का, तो उसको भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब वो किस स्तर पर है, वो गंभीरता से उसकी जाँच-परख करने की ज़रूरत होती है, उसके व्यवहार को देखा जाए, फिर कह सकते हैं उस विषय में। पर ये चीज़ें कई बार सुनी जाती हैं पूर्वजों से कि भई अगर किसी लड़के के विवाह के लिए लड़की देखने जाना है, तो भूरी आँखें वाली जो लड़की होगी उसका उसको इग्नोर करना है, चौड़े माथे वाली जो स्त्री होगी, लड़की होगी, उसको भी नहीं लेना है। तो ऐसा चीज़ें चलता है समाज में। लेकिन अब ये चीज़ कितना प्रभावी है, उसके कितने खराब परिणाम आते हैं, उस बारे में मुझे उतना पता नहीं है। तो आपको कोई हो तो बता दीजिएगा बाद में। अब इसको ये कुलक्षण क्या होता है वास्तव में? कुलक्षण का संबंध सीधा-सीधा व्यवहार के साथ जुड़ा हुआ है। कि वो व्यक्ति झूठ बोलता है, वो व्यक्ति हिंसक है, वो व्यक्ति कठोर बोलता है, मतलब अहंकारी है, ठीक है? मूर्ख है, उसको केवल अपना स्वार्थ दिखता है, स्वार्थी है। ये सब कुलक्षण माने जाते हैं। और वेद विद्या का अप्रचार, सबसे बड़ी बात, वेदों का प्रचार न होना और आदि ये जो कुकर्म है, इससे ही व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। क्या हो जाता है? सर्वनाश। भारत का जो सर्वनाश हुआ ना, यही सब कारण है। आपस में फूट, मतभेद, ठीक है? विद्या का न पढ़ना, वेदों का प्रचार न होना, ये सब अपने देश की बर्बादी में कारण रहे हैं। और ये सब तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा इतिहास में। अब पता नहीं इतिहास को भी तो खूब बदला गया है, गलत पाठ पढ़ाया गया है स्कूलों में। जब आपस में भाई-भाई लड़ते हैं, तब तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। आपस में भाई-भाई लड़ते हैं तो तीसरा आता है ना पंच, सरपंच बन करके, लगता है वो उसका निर्णय करने लगता है, जबकि उसके घर में खुद ही लड़ाई हो रही होती है। लेकिन वो दूसरों के बीच में कूदेगा वो, ठीक करेगा उसको। तभी तीसरा विदेशी आकर पंच बन बैठता है। यही हुआ ना देश के साथ, क्या हुआ था कि जब हम आपस में ही अपने ही लोगों में जब हम परस्पर मतभेद करके आपस में विद्वेष हमने उत्पन्न कर लिया, लड़ने लगे, तो तीसरे ने उसका लाभ उठा करके देश पे हावी हो गए, लूटा उन्होंने, देश को लूट लिया। क्या तुम लोग महाभारत की बातें जो 5000 वर्षों के पहले हुई थीं, उनको भूल गए? क्या हुआ था वहाँ पे महाभारत में कि भई कौरव और पांडव ये क्या थे? आपस के ही अपने ही परिवार के सदस्य थे ना, सारे के सारे भाई थे। क्या हुआ इसमें? लड़े और बहुत बड़ा भीषण युद्ध हुआ महाभारत का। और उस महाभारत के युद्ध में कितना नुकसान हुआ? ऐसा धक्का लगा, उस धक्के से हम आज भी मुक्त नहीं हो पाए। उस धक्के का असर आज भी है। ये जो बिगाड़ हुआ है ना, उसी समय से हुआ है, उसके बाद से।
इसके बाद क्या हुआ कि चीजें धीरे-धीरे शिथिल हो गई, कमजोर पड़ गई। जो हमारी वैदिक व्यवस्था थी, पठन-पाठन की जो परंपरा थी, वैदिक गुरुकुलीय परंपरा, धीरे-धीरे खंड-खंड होकर के खत्म हो गया। अब कौन है आज सोचिए, थोड़ा सोचिए आप। एक आपको बात बताता हूँ, गुरुकुल में आने वाले जो विद्यार्थी होते हैं, वो यूपी के होते हैं, उड़ीसा के होते हैं, बिहार के होते हैं, छत्तीसगढ़ के होते हैं, मध्य प्रदेश के होते हैं, दिल्ली, मुंबई का एक भी नहीं होता है। दिल्ली, मुंबई के नहीं होते हैं, चेन्नई के नहीं होते हैं, कहीं अपवाद छोड़ दीजिए, एकाध कहीं घूमते-फिरते आ गया, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि ऐसे जगह पे रह करके माता-पिता उनको बनाना क्या चाहते हैं? शुरू से ही उनकी भावना होती है कि भाई तुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, तुझे किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में जाना है, तुझे कम से कम 50 लाख का तो पैकेज निकालना ही है तुझे। तो अब वो जो बचपन से ही जो उसके दिमाग में वो बातें भरी जाती हैं, तो वो क्या सोचेगा फिर बड़ा होकर के कि हमें कैसे इस प्रकार की योजना बनाते हुए उसमें प्रवेश करना है। वो थोड़ी सोचेगा गुरुकुल जाना है हमें। गुरुकुल में जा क्या करेगा? उसका भविष्य बिगड़ जाएगा, ऐसा सोचते हैं ना माता-पिता। गुरुकुल में जा करके उसका भविष्य चौपट हो जाएगा। ये सब होता है, धीरे-धीरे सोच का विस्तार हो जाता है कि नहीं हम अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं भेजेंगे। हमारा बच्चा तो नौकरी करेगा, गुलामी करेगा, जो कुछ भी करेगा उसको तो पैसे कमाने हैं। देश के लिए, समाज के लिए नहीं जीना उसको, अपने लिए जीना है। इस तरह से धीरे-धीरे, धीरे सारा कुछ खत्म हो गया और पूरा का पूरा क्या हो गया? शीर्षासन हो गया। सब कुछ सारी की सारी स्थितियाँ बदल गईं। देखो महाभारत युद्ध में जब लोग लड़ाई में सवारियों पर खाते थे, पीते थे, आपस की फूट से कौरव और पांडव और यादवों का सत्यानाश हो गया। ये सब आपस में लड़ भिड़ गए। कृष्ण के जो वंश थे ना यादव लोग, आपस में लड़े और उनका भी काफ़ी नुकसान हुआ। कौरव पांडव आपस में लड़े, हुआ ना चलो ठीक है, धर्म की विजय हुई एक अलग चीज़ है। नुकसान तो होता है ना युद्ध में। सो तो अब हो गया परंतु अब तक भी वही रोग पीछे लगा हुआ है। कौन-सा रोग? आपस में फूट, आपस में विद्वेष का जो रोग है वो आज भी लगा हुआ है। न जाने न जाने यह भयंकर राक्षस कभी छूटेगा व आर्यों को सब सुखों से छुड़ाकर दुख सागर में डुबा मारेगा। इस पंक्ति को आप हाइलाइट कर लीजिए। ये कहीं आप घरों में लिख भी सकते हैं। बहुत प्रेरक वाक्य है ये आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। ठीक है? इसको लिख लीजिए और लिख करके टाँग भी सकते हैं अगर आप अच्छा लिख पाते हैं, आपको पेंटिंग आती हो तो। न जाने यह जो राक्षस है, ठीक है ना? भयंकर कभी छूटेगा या आर्यों को सब सुखों से छुड़ाकर दुख सागर में डुबा देगा। या तो ये राक्षस छूटेगा और या तो ये हमें सुखों से छुड़ा देगा, दोनों में से एक ही होगा। तो स्वामी जी अपने भाव रख रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही, तो आगे स्थिति बिगड़ती चली जाएगी, बनेगी नहीं। स्थिति और भयंकर हो जाएगी। शरीर में जब रोग होता है ना रोग, अगर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, उसकी चिकित्सा नहीं करेंगे तो क्या होगा? बढ़ जाएगा ना और गंभीर हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। वो चीज़ यहाँ पे लिख रहे हैं, उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र हत्यारे स्वदेश विनाशक। गोत्र का मतलब ये है कि जो चीज़ें हमारी परंपरा से जो वैदिक परंपरा चली आ रही थी, उस चीज़ का हत्यारा का मतलब ये होता है कि उस परंपरा को नष्ट-भ्रष्ट करते हुए अपने स्वार्थ के लिए जो जीने का भाव है। स्वदेश विनाशक नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य लोग अब तक भी चलकर बड़ा दुख उठा रहे हैं। वही उसी दुर्योधन के मार्ग पर, रावण के मार्ग पर चलना, उसको अपने जीवन का आदर्श बना लेना। चलो आदर्श नहीं बनाते फिर भी चल तो रहे हैं ना उसी मार्ग पे। एक व्यक्ति कहता है कि चोरी नहीं करनी चाहिए, लेकिन चोरी करता है।
एक व्यक्ति कहता है कि शराब नहीं पीनी चाहिए, लेकिन वो पीता है। शराब बहुत बेकार चीज़ है, लेकिन वो लेता है, बोतल चढ़ाता है। सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, लेकिन पिएगा वो। तो इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, उसके लिए कहा कि अगर इसको नहीं छोड़ा, तो दुःख बढ़ता रहेगा। परमेश्वर कृपा करे कि यह राज रोग हम आर्यों में से नष्ट हो जाए। कोई भी व्यक्ति जो बड़ा होता है, कोई जो हमारा शुभ चिंतक होता है, कोई भी हमारा हितैषी होता है, उसके भाव क्या होते हैं उसके? उसके भाव यही होते हैं कि हमारे अपने लोग सुखी हों, हमारे अपने लोग शांत हो, संतुष्ट हों, इनके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। ये लोग बुराइयों से हट करके अच्छाइयों की ओर बढ़ें, ऐसा हर बड़ा व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति चाहता है। चाहे माता-पिता हों, गुरु हों, ऋषि-मुनि हों, चाहे परमपिता परमात्मा ही क्यों ना हो। वही भाव ऋषि दयानंद जी लिख रहे हैं कि परमात्मा करे यह रोग नष्ट हो जाए, जो देश के अंदर लगा हुआ है। सावधान रहिए कृपया। आपका ध्यान सिर्फ कक्षा में ही होना चाहिए। भक्ष्य अभक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। भक्ष्य अभक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं। एक धर्म शास्त्रोक्त, भक्ष्य का मतलब आप समझ रहे हैं ना क्या कह रहा हूँ? भक्ष्य का मतलब होता है जो खाने योग्य है, और अभक्ष्य का मतलब होता है जो खाने योग्य नहीं है। ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? एक धर्म शास्त्रोक्त, एक जो धर्म शास्त्र में जिसके बारे में कहा गया है कि भाई ये चीज़ खानी है, ये चीज़ नहीं खानी है। नंबर 1, ठीक है? नंबर 2, दूसरा होता है वैद्यक शास्त्र, जिसमें चिकित्सा शास्त्र जिसको को कहते हैं ना, वैद्यक शास्त्र को ही चिकित्सा शास्त्र कहा जाता है। तो भाई चिकित्सा शास्त्र में क्या विधान है कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि भक्ष्य-अभक्ष्य के विषय में किन-किन शास्त्रों में वर्णन है, तो आप मूल रूप से सत्यार्थ प्रकाश के अनुसार ये कह सकते हैं कि एक धर्मशास्त्र में और एक वैद्यक शास्त्र में, यानी चिकित्सा शास्त्र में। ठीक है ना? वो चिकित्सा शास्त्र ही बताएगा आपको। धर्मशास्त्र में थोड़ा मोटे रूप में मिलेगा, उतना गहरा नहीं मिलेगा, पर चिकित्सा शास्त्र उसका मूल विषय है। वो आपको गहराई से बताएगा कि हाँ, अगर ये नहीं खानी है तो क्यों नहीं खानी है? ये खाना है तो क्यों खाना है? हाँ जी, बादाम खाने से स्वास्थ्य में वृद्धि होती है ना, बादाम अच्छा होता है ना? बादाम, काजू, किशमिश, अंजीर, छुहारे, मुनक्का, लेकिन बादाम, काजू कौन खा सकता है? जिसका डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो, जिसका पाचन अच्छा हो। जिसका पाचन पहले से ही खराब है, डैमेज है, वो बादाम, काजू खा के क्या करेगा वो? उसका स्वास्थ्य बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? उसका पेट और खराब होगा या नहीं होगा? होगा ना? वो और खराब हो जाएगा व्यक्ति का पाचन। पेट खराब है लेकिन खा रहा है वो मलाई पनीर। पेट खराब है लेकिन पूरी पूड़ी ही खाएगा वो। पूड़ी और पराठे से नीचे बात नहीं करता वो। उसको भोजन में पूड़ी ही चाहिए, पराठे ही चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा? तो वही सब चीज़ होती है जो हमें शास्त्रों में पता चलता है कि इस चीज़ का हमें इस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए। अभक्ष्याणि, धर्मशास्त्र में क्या कहा मनुस्मृति में? अभक्ष्याणि द्विजातीनाम अमेध्य प्रभवाणि च। द्विजों अर्थात ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों को मलिन, विष्ठा, मूत्र आदि के संसर्ग से उत्पन्न हुए शाक, फल, मूल आदि नहीं खाने चाहिए। सोचिए, अभी कल भी हम कुछ बता रहे थे ना आपको, गुड़ और शक्कर के बारे में। कल की कक्षा में रिकॉर्ड है, आप जो नए हैं सुन लीजिएगा कि जो कुछ भी उत्पन्न किया जाता है, चाहे फल हो, साग-सब्जी हो, वो कहाँ उत्पन्न करने चाहिए? पवित्र स्थान पर, गंदे-संदे स्थान पे नहीं। जो जिस पानी से आप सींचते हैं, वो पानी भी पवित्र होना चाहिए। लेकिन कई बार हमने देखा है कि ये होते हैं ना, ये सब्जियाँ जो उगाते हैं ना,
बड़ी भारी तादाद में जो उनका उत्पादन करते हैं, तो देखा जाता है प्रायः, सबकी बात नहीं है पर ऐसा होता है, कि वो गंदे नाले में भी कई बार वो पानियाँ बह रहे होते हैं, वहाँ भी निकाल के धो-धा करके फटाफट रख देते हैं वहाँ सब्जियों में, बेचने के लिए, ठीक है ना? तो उस पर अगर किसी का ध्यान जाता है, उस पे कोई एक्शन होता है, तो उसका प्रभाव तो पड़ता है, लेकिन कुछ अंशों में ये चीज़ देखी जाती है, कि गंदे पानी में धो दिया उसको या गंदे कहीं किसी स्थान पर उसको उगा लिया और उसको खा रहे हैं, तो वो भी एक तरह से या इंजेक्शन लगा करके स्वास्थ्य दूसरे के फिर लिए बड़ा कर दिया उसको। हाँ, वही इंजेक्शन लगा दिया, बड़ा कर दिया, वो भी एक ज़हर है, वो भी सबसे बड़ा घातक ज़हर है वो, है ना? उसमें पेस्टिसाइड मार करके, केमिकल मार करके उसको बड़ा कर देना, बिना प्राकृतिक रूप से नहीं, अप्राकृतिक रूप से। अब ऐसे ही गाय होती है ना गाय, तो गाय का जो प्राकृतिक जो संबंध होता है उसके साथ, ठीक है ना? लेकिन अब क्या होता है कि अप्राकृतिक रूप से बीज उसके अंदर प्रेषित किया जाता है। अब ये भी किया जा रहा है ना खूब। जो कांकरेज गाय है, उसके अंदर गिर नस्ल के गाय का जो बीज है, गिर नस्ल के जो वो होते हैं, सांड होते हैं, उनके जो बीज होते हैं, वो प्रेषित कर दिए जाते हैं, उसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये अप्राकृतिक हो गया। तो अब यहाँ भी सब कुछ अप्राकृतिक हो गया, मनुष्यों में भी अप्राकृतिक हो गया है। ये तो आपको पता ही है ना? जर्सी गाय वगैरह जो हाँ, मनुष्य मनुष्य भी जर्सी आ रहे हैं अब, जर्सी आने वाले हैं, आएंगे अब वो भी, ठीक है? अब गाय ही नहीं, मनुष्य भी जर्सी बनने वाले हैं, कुछ तो बन भी गए हैं। तो इस तरह से चीजें कैसे बिगड़ती हैं, ये हमें हम सबको दिखाई देता है। कुछ लोग आंखें बंद कर लेते हैं और कुछ लोग सावधान होकर के जीते हैं, ठीक है? अब जर्सी केवल पशु नहीं रह गया, मनुष्य भी हो रहे हैं। चलिए, तो इतना ही रखते हैं, आगे और विचार करेंगे, ठीक है? आगे ध्यान का अभ्यास चलेगा। जो लोग नए हैं, कृपया हमें अपना व्हाट्सएप पे जो भी अपना नाम आदि भेज दीजिएगा, तो हम आप